नमस्कार दोस्तों, जीडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। कल हमने एशिया का भौतिक परिदृश्य बताया था। आज हम एशिया का प्राकृतिक एवं मानव संसाधन बताएंगे और उसके साथ एशिया के 3 देश कवर करेंगे, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। और ये है चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। चैप्टर 7 एंड 8 एनसीईआरटी क्लास 8 एशिया। प्राकृतिक एवं मानव संसाधन। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। पहले में एशिया पे आते हैं। दुनिया में जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में एशिया नंबर 1, ठीक। और विभिन्न भाषा और धर्म के लोग यहां पर आते हैं। नंबर 2, 59% आबादी पूरे विश्व की इस एशिया महाद्वीप में है। और आप जानते हैं नंबर 1 पे जो आबादी है पूरी दुनिया में वो चाइना की है और नंबर 2 पे हम लोग विराजमान हैं। प्रयत्नशील भी है नंबर 1 पे बनने के लिए भाई, देखते हैं। और आगे चलते इसमें, यहां पर जन घनत्व जो है वो हर जगह अलग अलग है। जैसे आप साइबेरिया वाले सेक्शन में चले जाएंगे, ऊपर वाले सेक्शन में ये पूरा ऊपर वाला जो सेक्शन है पूरा ये साइबेरिया जोन है। यहां पर जनघनत्व बहुत विरल है। और जब ये चाइना वाले सेक्शन में आप आएंगे, यहां पर जनघनत्व ज्यादा है। और जब जापान में आप जाएंगे, इधर कहीं जापान है पूर्व में, वहां पर जनघनत्व 75% है। और आप भारत में भी जनघनत्व है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बड़े बड़े शहरों में जनघनत्व ज्यादा है जनघनत्व बड़े बड़े शहरों में ज्यादा है। और पश्चिम में जब जाएंगे अफगानिस्तान, वहां भी जनघनत्व कुछ विरल है क्योंकि पहाड़ियां औड़ियां बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसका वहां पे विरल है। ये आपका पूरा जनघनत्व के बारे में हो गया। अब आके आते हैं मृदा, जल, वन, घास, भूमियों तथा खनिजों में। खनिज यहाँ पे पर्याप्त पाए जाते हैं। पर्वत, नदियां, मरुस्थल आप देखते हैं ऊपर हर देश में लगभग पर्वतमालाएं हैं। आपके यहाँ, हमारे के यहाँ अरावली आप देख रहे हैं, ऊपर हिमालय भी देख रहे हैं। हालांकि हिमालय नेपाल में भी है और यहाँ पे विंध्य पर्वतमाला है, ये सब दक्कन का पठार, ये सब आप देख रहे हैं। इधर आप जाएंगे तो हिंदू कुश की पहाड़ियां पड़ेंगी। इधर म्यांमार की तरफ आएंगे, अराकानी उमा पड़ेगा। ये सब पर्वतमाला है। रेगिस्तान की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ हमारे यहाँ थार रेगिस्तान है। और पश्चिम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी एक रेगिस्तान है। ये सब यहाँ पर प्राकृतिक रूप से विभक्त हैं। और यहाँ की एक खास बात और बता दें, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि होती है, यानी उसको कहा जाए झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन क्या होता है? हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब जो हैं वो एक जगह वास करते हैं और वहाँ पर अनाज उगाते हैं, पेड़ पौधों को काट देते, जंगल को साफ कर देते हैं, वहाँ पर अनाज उगाते हैं। फिर वहां से वो यहां, मान लीजिए यहां पर वो खेती किए, जंगल को साफ कर दिए, फिर यहां से जब 2-3 साल 5 साल उन्होंने खेती किया, जब यहां की लैंड अनफर्टाइल होने लगी तो वो दूसरे जगह पे चले गए यहां पर। फिर यहां पर उन्होंने जंगल साफ किया, फिर यहां से यहां पर भी अपना प्लांट, जो भी खाद्यान्न सामग्री, अनाज वगैरह, जो गेहूं, जौ, बाजरा वगैरह, ये सब चीजें यहां पर उगाने लगे। अब ये खेती यहां से लेकर यहां पे ट्रांसफर हो गई, तो इसे कहा गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन।
ये एग्रीकल्चर का टर्मिनोलॉजी है। एग्रीकल्चर में आपको आप पढ़ेंगे भी, एक जगह से खेती दूसरी जगह शिफ्ट कर रही। अब इन आदिवासियों की त्रुटि सिर्फ इतनी है कि जब ये अपनी जो यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहां पर उन्होंने पेड़ काटा, तो उन्हें पुनः वहां पर कुछ पौधे लगा देने चाहिए, वो नहीं लगाते हैं। अब जब ये नहीं लगाते हैं तो इसकी वजह से ऐसे ऐसे जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज्यादा होता रहेगा तो जंगल हमारे नष्ट होते चले जाएंगे। यहीं पर वो चूक करते हैं, गलती करते। अवेयरनेस की थोड़ी सी उनमें कमी है, उसको जागरूक, वन विभाग को जागरूक किया जाना चाहिए यहाँ पर, बस यहीं पे कमी रहती है उनसे। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन, गन्ना, ये एशिया में ये सब प्रमुख फसलें हैं। खनिज में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्दक, टिन, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। परिवहन में आप देखते हैं रेल परिवहन, सड़क परिवहन, सब यहाँ पे होते हैं। आपके जो रूस है, रूस में तो सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यहाँ से लेकर यहाँ पर क्षेत्रफल भी उसका बहुत ज्यादा है भाई। और आप जापान में देखते हैं बुलेट ट्रेन चल रही है। चाइना में भी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। हमारे यहाँ भी बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई चलने के लिए प्रस्तावित है। तेजस एक्सप्रेस ऑलरेडी चल ही रहा है। तो ये सब यहाँ के परिवहन के साधन। और जो समुद्र से जुड़े हैं जो देश, वो समुद्री परिवहन भी वहां पर होता है। ये पूरा आपका एशिया महाद्वीप के बारे में होगा। अभी एक देश को लेते हैं, पाकिस्तान को। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में पड़ता है। थोड़ा मैं और बढ़िया कर लेते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की लोकेशन भाई बता देने। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में पड़ता, एशिया महाद्वीप के भी पश्चिम में पड़ता पाकिस्तान। इसको दो भागों में विभाजित कर लेते पाकिस्तान को। पश्चिम में पर्वतीय पठारी भाग है, पूर्व में सिंधु मैदानी भाग है। इसके पश्चिम में पर्वतीय पठारी भाग है और पूर्व में सिंधु का मैदानी भाग है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का पठार, कीर्थर, सुलेमान तथा हिंदू किस की पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर की ओर एक ही क्रम में ये सब अवस्थित है। जलवायु यहाँ की कैसी है? गर्म तथा शुष्क है पाकिस्तान की। वर्षा उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा कम होती जाती है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ की लगभग 50 सेंटीमीटर है, यानी थोड़ा कम है, 50 सेंटीमीटर है औसत वार्षिक वर्षा पाकिस्तान की। गेहूं, कपास, गन्ना, चावल, ये सब यहाँ की मुख्य फसलें हैं। पाकिस्तान के में खनिज संसाधन कम पाया जाता है। बलूचिस्तान में है भाई, बलूचिस्तान में खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है। हालांकि ओवरऑल पाकिस्तान में कम खनिज संसाधन है, लेकिन बलूचिस्तान में ज्यादा पाए जाते हैं। और चाइना इसी वजह से बलूचिस्तान में अपना पूरा का पूरा निवेश कर रहा। पाकिस्तान मेहरबान है चीन पर, एक दिन ऐसा आएगा कि बलूचिस्तान को कैप्चर ही कर लेगा। और बलूचिस्तान में पाकिस्तान का जो तांडव चल रहा है उससे वहां की जनता बिल्कुल त्रस्त है, और वो चाह रही है कि किसी तरीके से बलूचिस्तान स्वतंत्र हो जाए। लेकिन क्योंकि जोर जबरदस्ती ताकत के बल पर पाकिस्तान उसको मिलाए रखना चाहता है। 1947 में जब भारत का, अब यहाँ पर बता दे थोड़ी स्टोरी इसकी भी, बलूचिस्तान की। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो बलूचिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि किसी भी कीमत पर हम पाकिस्तान के साथ विलय नहीं होंगे। लेकिन ज्योग्राफिकल लोकेशन उसकी ऐसी थी कि पाकिस्तान के साथ उसको विलय होना पड़ा, अन्यथा वो भारत के ही पक्ष में था कि हम भारत के साथ ही विलय करेंगे। ये हुआ बलूचिस्तान का इतिहास। अब आगे आइए, कोयला, लौह इस्पात, लौह एस को सोना, बलूचिस्तान ये देखिए कोयला, ये सब सारे बलूचिस्तान में मिलते हैं। सिंधु नदी की द्रोणी में विशेष रूप से पंजाब में सड़क और रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ। ये जो मैदानी भाग है वहां पर सड़क और रेल मार्ग तो पर्याप्त है, लेकिन पर्वतीय भागों में वो लोग अभी डेवलप नहीं कर सके हैं। हमारे यहाँ भी पर्वतीय भागों में जैसे आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग शिमला तक तो लेके चले गए, शिमला से ऊपर भी नहीं लेके जा पाए हैं।
हाँ, हालांकि हम लोग प्रयत्नशील बहुत से पर्वतीय भागों में, जैसे मेघालय में भी हमने वहां पे रेल लाइन बिछाई है, जबकि पहली बार रेल लाइन बिछी। नॉर्थ ईस्ट अभी भी हमारे यहाँ रेल मार्ग के जाल से अछूता रहा है, लेकिन हम लोग प्रयत्नशील हैं कि वहां पर रेल मार्गों का भी जाल बिछा दिया है ताकि आवागमन की सुविधा हो सके। सड़क मार्ग तुमने बना लिए अच्छे खासे, क्योंकि पर्वतीय भागों में सड़क बनाना या रेल बनाना बहुत ही दुष्कर कार्य है और उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, सरकार की इच्छा शक्ति अगर है तो हम बना लेंगे और बना रहे हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले देश की तरफ, वो है नेपाल। नेपाल के बारे में, ये नेपाल भारत से सटा हुआ देश है। ये देख लीजिए, यहां पर नेपाल है, पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड मतलब ऐसा देश जो समुद्र के संपर्क में नहीं है। ये पूरा आप पर्वतीय देश कह सकते हैं इसको, थोड़ा गरीब मुल्क है। चाइना की नजर हमेशा इस पर बनी रहती है। चाइना और इंडिया के बीच में बफर स्टेट का काम करता है। नेपाल को कभी भी भारत ने अपने में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया, आप लोग जान लें। और नेपाल इस बीच में हाल फिलहाल में नेपाल भारत पर आरोप लगाता रहा, थोड़ा सा विवाद का गुंजाइश भी यहाँ नदियों को लेकर कि हमारी सीमा यहाँ तक है, लेकिन भारत की मंशा कभी भी ऐसी नहीं रही कि नेपाल का कोई भी 1 इंच की भूमि भी भारत उसको कैप्चर करे, क्योंकि भारत को उससे सुविधा है। ये नेपाल अगर बफर जोन का काम न करता तो भारत और चीन 2 बड़े देश हैं, उनकी सेनाएं आमने सामने होती, युद्ध भड़क सकता, कभी भी भड़क सकता, जैसा कि अभी टेंशन चल ही रहा है। तो ये अच्छी बात है यहाँ पर। और नेपाल में क्या खास है, ये इसका जो पर्वतीय क्षेत्र 3 भागों में विभाजित किया गया, एक तराई और दूसरा दलदली, तीसरा ऊंची पर्वत श्रेणियां। तराई क्षेत्र में जो नीचे तराई, वहां पर तो खेती होती है, धान गेहूं ज्वार बाजरा ये सब होता है वहां पर तराई बेल्ट में। और हिमालय की ढालों पर शीतोष्णकटिबंधी वन पाए जाते हैं। खनिज संसाधन की दृष्टिकोण से भी लिग्नाइट, तांबा, कोबाल्ट ये सब यहाँ पर पाया जाता है। 80% लोग यहाँ के कृषि कार्य में लगे हुए हैं। उद्योग की बहुत कम गुंजाइश रहती है। भारत समय समय पर मदद करता रहता है नेपाल की, लेकिन इतना मदद करने के बावजूद भी वो छोटा सा देश है, ब्लैकमेलिंग करता रहता है कि नहीं ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं। अरे कुछ तो किया है, उसको भी तो गिना दो, उसको गिनाता ही नहीं है। आगे पर्यटन यहाँ का महत्वपूर्ण उद्योग है। कुछ साइट जैसे काठमांडू यहाँ की जो राजधानी है नेपाल की, वो पर्यटन हब डेवलप हो चुका है। हालांकि पिछले बार जो भूकंप आया तो उसमें तो काफी उनको क्षति हुई थी, लेकिन फिर भी नजदीक का जो भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को लेते हुए जो पूरा जोन है, वो वहां पर पर्यटन के लिए अक्सर जाया करते हैं, उससे उनको आय भी होती है अच्छी खासी। नकदी फसलों में गन्ना, तिलहन, तंबाकू, आलू, प्याज ये सब यहाँ पर बोए जाते पर्याप्त मात्रा में। ये आपका हो गया नेपाल के बारे में पूरी जानकारी छोटी सी। अब यहीं पर आगे ही है ये भूटान, राजधानी थिम्पू, राजशाही यहाँ पे चलती है। और डेमोक्रेटिक तो इंडिया है। ये नेपाल में भी पहले राजशाही चला करती थी, लेकिन 2001 में राजा वीरेंद्र विक्रम शाह के मर्डर के बाद में वहां पर लोकतंत्र बहाल हुआ। अब वहां पर लोकतांत्रिक साम्राज्य स्थापित हो चुका। और यहां पर भूटान में किंगशिप अभी भी चलती है। भूटान के महाराजा भी जल्दी भारत में आए थे तो बड़ा स्वागत सत्कार हुआ था। भारत पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान हो रहता है, हम भी उस पर मेहरबान रहते हैं। वो भी हमारे लिए एक बफर जोन का ही काम करता है। अभी आपने डोकलाम विवाद देखा हुआ 2017 में हुआ था, तो भारत की पूरी सेना वहां पे पहुंचा दी गई थी। वो आमने सामने चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने होती। वो यहाँ पर एक रोड बना रहा था, यहाँ ट्राई जंक्शन पर। वो ट्राई जंक्शन पर जो रोड बना था, कुछ ही दूरी पर, ये देखिए आप, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहीं पर वो रोड बना था चाइना। और वो ट्राई जंक्शन वाला इलाका किसी के पोजीशन में नहीं था। वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं, कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। उसके बावजूद चीन वहां पर बना था। अगर वो यहां पर चीन बना लेता तो सीधा खतरा इंडिया को होता। ये चिकन नेक कॉरिडोर को कभी भी काट सकता था और नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट कर सकता था। हमारी सिक्योरिटी उससे हैम्पर हो सकती थी। इसलिए इंडिया ने वहां पर
नेपाल टाई जंक्शन जो यहाँ पे भूटान डोकलाम जगह है, वहां पर अपनी पूरी सेना भारत ने उतार दिया था। और भूटान भी अपने सक्षम नहीं था, वो उसने भारत का सहयोग किया इस मामले में। ये हुआ आपका भूटान के बारे में। और कुछ भूटान के बारे में जानकारी हम आपको दे दें। ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी समुद्र से इसका कोई संपर्क नहीं है, मेनली पर्वतीय देश है। दक्षिण के मैदानी भागों को, ये दक्षिण का जो मैदानी भाग यहाँ पर, इसको दुआर बोलते हैं भूटान में। दुआर लिख देते हैं। और समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी लगभग 1500 मीटर है। 1500 मीटर समुद्र तल से। जब भी किसी भी शहर की या किसी भी देश की ऊंचाई नापनी होती तो समुद्र का तल ही लिया जाता। आपको मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि समुद्र तो हर जगह पूरे पृथ्वी पर एक समान है, तो वहां से कितनी ऊंचाई पर हम लोग हैं, इसलिए समुद्र तल लिया जाता है। आर्थिक दृष्टि से भूटान भी बहुत गरीब है। वहां भी पर्यटन टूरिज्म एक जरिया है पैसा कमाने का, लोग उस व्यवसाय में लगे रहते हैं। ये आज आपका हो गया एशिया, प्राकृतिक एवं मानव संसाधन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। ये सारे देश भी हमने कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फिर एशिया में शायद कुछ और देश हैं, तो उनको भी नेक्स्ट कल के लेक्चर में कवर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।